अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज अफशीन वापस आ गई। कल कोई ज़ाती मसरूफियत इसकी वजह से नहीं आ सकी थी, तो अकेले प्रोग्राम करना अब इतना मुश्किल हो गया है। पहले अकेले प्रोग्राम किया करते थे, फिर नहीं बिलाल, मैंने देखा आपने बजट पे बहुत अच्छी ट्रांसमिशन की। पूरे मतलब वो जो प्रोग्राम था बहुत बजट अच्छा लेके चले। आया हो या ना आया हो, बजट पे ट्रांसमिशन अच्छी हो गई। आपको जो आपने मुझे जिस तरह से बताए थे, कुछ रेमिटेंस का, कुछ टैक्स कलेक्शन का, वो आपकी इस पे इतनी अच्छी ग्रिप है, इतनी अच्छी कमांड है बजट पर कि आपने तमाम जितने भी तज्जियाकार थे सबको पैनल पे लेकर सबसे बहुत अच्छी बात की। और बहुत मुतमईन है आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैक्सेस और सारी चीज़ें, बहरहाल कुछ और भी एंगल्स हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते बजट के, लेकिन ये कि बजट के अंदर अब देखना ये है कि कुछ इस्लाहात की गुंजाइश तो है, जो हम बारहा डिस्कशन कर रहे हैं। और आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को लेकर डिस्कस किया जाए जिसके अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है, और उनकी तजावीज़ क्या है उनको भी जानेंगे। लेकिन अफशीन, जब आप कल नहीं थी, कल मैंने अच्छी बात बताने की कोशिश की और वो बड़ी अच्छी बात थी। अच्छा, अगर आपने देखा हो ना। लेकिन कल आज क्या अच्छी बात थी? कल की अच्छी बात ये थी कि मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो आगे बढ़ने पे बिलीव रखता हूँ, और आज की अच्छी बात पे मैं यकीन रखता हूँ कि आज की जो अच्छी बात होगी उस पर हम जरा सा गौर करेंगे। कल की जो अच्छी बात थी, कल गुजर गया, अब आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस में रखना है ना। तो आज की अच्छी बात अफशीन आप बताने जा रही हैं, क्योंकि आप भी बताती हैं। आज की अच्छी बात वैसे है क्या? अच्छी बात आज की यह है कि खुशबू की तरह बनो, जो खुद भी महकती है और दूसरों को भी महका देती है। खुशबू खुद भी खुशगवार होती है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि वो अपने आसपास के माहौल को भी खुशबूदार कर देती है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि खुशबूदार रहना चाहिए ना, या खुशबू की तरह बनना चाहिए, परफ्यूम लगा के रखना चाहिए। नहीं खैर, जोक्स अपार्ट। अच्छा, खुशबू बनना है कि महक बनना है? क्या बनना है? महकना है, खुशबू बनना है, क्या करना है? खुशबू महक इज सेम थिंग। बस ये कि आप इतने अच्छा आपका प्रेजेंस, इतना अच्छा आपका ऑरा हो कि आपके आसपास के लोग आपको देख के आपके साथ आपकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करें, आपको बहुत मतलब अच्छा आपकी प्रेजेंस में फील करें। और वही बात कि आपकी जो है पर्सनालिटी का जो असर है वो इतना अच्छा हो, इतना पुरअसर हो कि कमरे में मौजूद सब लोग जो हैं वो खुश हो जाएं। और जैसे आप आते हैं, मैंने ये चीज़ फील की है, इट्स अ गुड वाइब कि मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा आज ये चीज़ें डिस्कस करनी है, हम प्रोग्राम की सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें मेरे जहन में एकदम से आने लगती हैं कि हाँ अच्छा चलो आज ये चीज़ें डिस्कस करनी है, और बिलाल से जैसे मैं डिस्कस करूंगी वो सब चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, अगर आप किसी के लिए मुश्किलात पैदा, मतलब आसानियां पैदा नहीं कर सकते, तो मुश्किलात भी पैदा करना, स्टे न्यूट्रल। इसी तरह एक अच्छा इंसान भी वही होता है जो न सिर्फ नेक, महज़िब और खुश अखलाक हो, बल्कि उसके रवैये से, बातचीत करने से और उसके अमल से दूसरों को भी एक कंफर्ट जोन फील हो, एक सुकून फील हो, खुशी मिले उनको। और जब आप उनकी सराउंडिंग्स में हो तो दे वुड फील हैप्पी, और उनको एक पॉजिटिव वाइब्स है, मतलब उनको लगे कि हाँ ये बंदा बहुत ही ज्यादा बहुत जरूरी है, नेगेटिविटी नहीं फैलाता। हाँ बहुत जरूरी है। मेरे साथ तो ये होता है कि जरा सा भी कोई अपना नेगेटिव बात मुझसे डिस्कस कर रहा होता है या फिर कोई गॉसिप कर रहा होता है ना, मैं वहां से कट ऑफ हो जाती हूँ। टॉक्सिक लोगों का पहचान जाती है। मुझे वो मतलब मैं खुद फील करने लगती हूँ एक नेगेटिव एनर्जी, तो मैं उस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। मैं खुद वहां से जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, फॉरन नेगेटिविटी भी मैं कैच कर लूंगी। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उस नेगेटिविटी से बहुत दूर रहूँ, क्योंकि मैं मतलब मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं गॉसिप करके आगे भी पास ऑन करूँ और लोगों में मजीद बात है कि आप प्रॉब्लम जो नेगेटिविटी उसको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अच्छा, अगर आप बगैर किसी गर्ज के या से लेके दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ये भी लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने अच्छा सलूक किया, कुछ मिला ही नहीं हमें, तो उनकी अगर मदद भी करते हैं, उनको खुशी देते हैं, तो आप दरअसल में जो दिल होता है ना, दिल में खुशबू की तरह खुशी और मोहब्बत बिखेरने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन समटाइम्स आप करते हैं तो आपको करने का फील होता है कि उल्टा आपका एक एनर्जी आपको जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपका ऑरा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर जो ऐसी पर्सनैलिटीज होती है ना, उनका आपके जहन पर एक इतना अच्छा तासुर रहता है, उनका इन्फ्लुएंस रहता है, आप हमेशा याद रखते हैं उनको। जैसे अच्छी खुशबू है, अच्छा परफ्यूम है, वो देर तक दिलो दिमाग में बस जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी शख्सियत दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को महका दे और आप हमेशा उनके इर्द गिर्द अच्छी खुशबू की तरह महकते रहें। वेरी गुड। आज क्या खुशबूदार आपने बात की है, वाह 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 वाह, अच्छी बात, वो खुशबूदार बात, वेरी गुड। और अब कोशिश करेंगे कि हम भी कि खुशबू की तरह जो है वो महकें और लोग उस महक से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हों, सहर अंगेज़ भी हों,
और उस खुशबू के हिसार में भी बंधे रहें। बहरहाल बहुत सारी खबरें भी हैं जिनके हिसार में हमें आपको भी बांधना है थोड़ी देर में, क्योंकि एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से पे दर पे और वफाक और सिंध में भी कुछ गर्मा गर्मी हुई है, वो भी डिस्कस करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो चीज़। और तीसरी चीज़ ये कि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज चाइल्ड लेबर जो डे है उसको मनाया जाता है। ये चाइल्ड लेबर बिल्कुल ऐसे ही हम मनाते हैं जैसे हम यौम मजदूर मनाते हैं में, यानी कि दोनों को मनाने का जो क्रक्स है ना, जो उसका मतलब उसका नतीजा है ना, वो नहीं निकलता। एक हमारे पास गेस्ट आई थी, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला था, वो मुझे हमेशा जुमला याद रहता है कि आपने पूछा था उनसे कि ये दिन क्यों मनाते हैं, मतलब लेट्स सपोज कोई भी दिन ना, तो उन्होंने कहा था कि भूले हुए जहनों पे एक दफ़ा फिर दस्तक देनी है, तो इसीलिए मनाने का मकसद होता है। बहरहाल टॉप स्टोरीज को शुरू कर लेते हैं, बहुत सारी टॉप स्टोरीज हैं, पहले शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब आज वफ्द के हमरा मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करने जा रहे हैं, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी है ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है, जो बाहिमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतह का वफ़द होगा जिसमें नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाक़ातें करेंगे, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ दो तरफा मुलाकात भी शामिल होगी। अच्छा, इन आला सतह की मुलाकातों के दौरान दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के बाहमी मफाद और तशवीश का भी बाइस होंगे। अच्छा, ये आप देखें कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप के लिए बड़ी ज़रूरी होता है कि जब आप डेलीगेशन आपका जाता है और वो इंटरटेन्ड होता है, यानी कि उनकी जो हायर जो उनकी पूरी पॉलिटिशियंस हैं या फिर हायर उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो उनका एक हायर डेलीगेशन, जब वो आपसे मिलता है आपके प्रोटोकॉल के मुताबिक साइड बाय साइड, जब आप दोनों साथ होते हैं, कोलाइड करते हैं, तो फिर कुछ बातें ऐसी होती है। जब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं, बरादरान के साथ ताल्लुकात हैं, बुरे अच्छे वक्तों के अंदर हमेशा इन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हम भी इनके साथ साथ खड़े रहे। और मैं फिर ये बात वाज़ेह करते चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो अपने डेलीगेशन के साथ डिफरेंट ममालिक का विजिट कर रहा है, वो अपने बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी, और दूसरा ये कि अपने मौक़िफ़ को भी वो पेश कर रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि अभी पाक भारत जंग हुई और उसमें पाकिस्तान बारहा अपने मौक़िफ़ की तायद करता है कि भाई हम अमन चाहते हैं, अमन के ख्वाहा हैं, और ये सब जो है भारत का बेसिकली सेकंड थॉट अगर आप देखें ना, तो डीप डाउन वी आर गिविंग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने हमारे साथ खड़े। तो यूएई वाज द वन एज वेल कि जिसने सपोर्ट किया था, और थैंक यू सो मच। और ये पाकिस्तान के अलायंस ही हैं जो अच्छा, एक शख्स और जिसका शुक्रिया अदा करना बनता है, मिस्टर कदीर साहब हमारे पैनल कंट्रोल में। आज स्क्रीन बड़ी प्यारी आ रही है। अच्छा। तो फ्रेमिंग वगैरह अच्छी की है, मुझे लगता है सुबह सुबह नाश्ता भी किया, वो सुबह बहुत टाइम पर आ जाते हैं और टाइम पर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां इतने एहसन तरीके से निभाते हैं। नहीं आया ये शख्स टाइम पे, मैंने तो हमेशा इनको टाइम पे और हमेशा अपनी हर जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाते हुए देखा है। तो बेशक हमारे सारे जो हमारे बैक एंड पे जितना भी स्टाफ है, उन्हीं की वजह से इस वक्त हम आपको टाइम पर और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल नजर आते हैं। ये स्टाफ आपको बड़ा मिस करता है जब आप नहीं होती हैं ना। अच्छा भाई, बिल्कुल घास नहीं डालता है। बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। पड़ोसी मुल्क के ऊपर जब तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस वजाहत ना करें, मज़ा नहीं आता। इतने भोंडे किस्म के मजाक होते हैं, इतने भोंडे किस्म के बयानात दिए जाते हैं पड़ोसी ममालिक की जानिब से। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। सरासर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार भी दे दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे, भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता।
और मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने भारत को इंतबाह किया है कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और भारत का बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का आगाज भी है। बिल्कुल, एक नाकाम फौजी मुहिम ही थी उनकी, जिसके बाद से वो मायूस हैं और उल्टे सीधे बयानिए गढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान रोटी खाए गोली तो है ही ना। शिवानगी तो गायब हुई थी, अब वो सूफिया है उनकी कोई, वो भी वैसे सलाम है हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जिस तरह से वो मीम्स बनाते हैं ना, वो मतलब भारत खुद देख के शर्मा जाए। खैर, भारतीय क़यादत पाकिस्तान से मुतालिक जुनून तर्क करे, तारीख बुलंद आवाज वालों को नहीं, दानाई से काम लेने वालों को याद रखती है। बिल्कुल, अगर भारत भी थोड़ा सा अपने भारत से वैसे दानाई की तवक्को नहीं, जब तक उसकी जो क़यादत है ना, जब तक कि वो सही ना हो और लोग भी तस्लीम ना कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आरएसएस और गूंज और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पर, क्योंकि कहते हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो ज़ात पात और वो जो बरहमन और वो जो इनका एक वो है क्लास सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स देखने में आए हैं। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं जो मैं बात करता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त इंटरनेशनल जो इस वक्त डेलीगेशन है उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के दौरों पर हैं और किसी और को दौरे पड़ रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क है। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो पार्लिमानी वफ्द है न्यूयॉर्क और लंदन के बाद कामयाब दौरों के बाद ब्रसल्स पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ्द के दीगर अराकीन में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शीरी रहमान साहिबा और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी साहिबा भी हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी हैं, सेनेटर फैसल सरवारी भी शामिल हैं। अच्छा, ये जो इनका डेलीगेशन है, इसमें हिना रब्बानी घर ये हो गई, शेरी रहमान हो गई, ये आपने देखा इन लोगों की पर्सनालिटीज ये अब से नहीं काफी अरसे से हैं इनके साथ। नहीं, अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, फॉरेन डेलीगेशन की बात करें, तो इस पूरे पाकिस्तान में एक खातून ऐसी हैं जिनसे ऊपर डायलॉग्स के अंदर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर और जो इंटरनेशनल सतह पर अपने आप को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है। हिना रब्बानी खैर इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन जो कि बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। और जरदारी साहब ने, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बिलावल साहब को काफ़ी अरसे के लिए रखा कि ताकि वो हिना रब्बानी खैर से जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल अगर आप उनके मीडिया के इंटरव्यूज देखें, वो बड़ी टू द पॉइंट और बड़ी स्पॉन्टेनियस होती है। तो वो चीज़ अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में भी नजर आती है। जब आप इंटरनेशनल मीडिया को ये स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, तो बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं ना, तो बिजनेस पहुंचने पर भी क्रिस्प और प्रिसाइज उनकी बात होती है और उनकी पर्सनालिटी भी इतनी जबरदस्त है कि मतलब एवरीथिंग इज लाइक अप टू द मार्क। तो फैसल सब्सवारी भी इस डेलीगेशन में शामिल है। ब्रसल्स पहुंचने पर यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और पाकिस्तान के सफीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ्द का पुरतफाक खैर मकदम किया। पार्लिमानी वफ्द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में भारत की जारहियत और पाक भारत तनाज़े से मुतालिक गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसल जवाब भी दिया जाएगा, जबकि पार्लिमानी वफ्द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम और जारहाना इक़दामात से मुतालिक यूरोपीय हुक्काम को भी आगाह करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। मतलब ये काफी बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है और इससे भारत को काफी आग लग सकती है। तो पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो, भाई अगर आग लग भी जाए तो पानी तो उन्होंने वैसे ही रोका हुआ है, वही पानी यूज कर लीजिएगा जो आपने 20 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोका हुआ है। हाँ। और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, तो वही उसी पानी से आग बुझा लेंगे। हाँ, लेकिन तब भी नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। हाँ, पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने वफ्द में शामिल अरकान के साथ लंदन में पाकिस्तानी बानी कमीशन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि भाई बजाय इसके कि हमने एक तरह से इस जंग में जब उनके 5-6 जहाज गिरा दिए, हम चाहते तो उनके और भी ज्यादा नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली, हमने दानाई का मुजाहिरा किया और हम इस जंग को मजीद एस्केलेट करने से रुक गए।
तो अब भारत को चाहिए कि हमारा शुक्रगुजार हो, बजाय इसके कि वो हमारा शुक्रगुजार हो, वो ऐसे बयानिए गड़ाए और अपने अवाम के सामने अपनी इज्जत तो रखनी है ना उसने, तो उसके लिए वो कुछ मूविंग फॉरवर्ड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहीं तक खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने दहशतगर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशतगर्दी करवाई है। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवाता है। बिल्कुल, ये तो 100% दुरुस्त बात है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया वो भी भारत ने अपने यहाँ लोगों को पैसे देकर करवाया, और पाकिस्तान में जो ये कार्रवाइयां करते हैं, जो बलूचिस्तान और दूसरी जगह पर हमारे अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऑपरेशन करते हैं, उसमें वही निकलते हैं। कौन निकलते हैं? वही भारत के लोग निकलते हैं उसमें मुलविस। तो पाकिस्तान पर भारत ने इल्जाम लगाए तो दुनिया भारत के साथ खड़ी नहीं हुई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान समझता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल, भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है, जबकि पाकिस्तान को धमकी देना भी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। और पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ने सिख कारकुनों को कत्ल किया है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता है। भारत भी जानता है कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले से पहले कोई जो पहलगाम हमला हुआ उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और भारतीय वजीर खारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। ठीक है, बहुत वाज़ेह पॉइंट है। मैंने पहली दफ़ा ये देखा है, हमेशा आप देखें इंटरनेशनल सतह पर या फॉरेन जो डेलीगेशंस हुआ करते थे हमारी इस तरफ से जाते थे, सिफारतकारी की जो फ़राइज़ सरंजाम देते थे, कभी भी कुछ ऐसा हुआ है कश्मीर का मसला हुआ हो या फिर कश्मीर का जो मसला, हमेशा हम देखते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ निकाल के लेकर आता है भारत, या भारत के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कभी ख़राब हुए हैं। तो हमारी सिफारतकारी का एक उनसर था जो मैं हमेशा एक एलिमेंट मिसिंग समझता था कि फौरी तौर पर आपने उस वक्त दौरे करने होते हैं और फौरी तौर पर जाकर आपने बताना होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस बार मैं देख रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ये इशू था सिंतास मुआहदा जो मुअत्तल किया। इसके बाद अब देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या उनके साथ डेलीगेशन के जो मेंबर्स हों, वो रुक नहीं रहे, एक से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे स्टेट, हर जगह पर जाकर कंटिन्यूसली बता रहे हैं। उससे होता ये है कि आपने भारत ने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया और एक गलत बयानिया बनाया हुआ है, तो आप उस बयानिए को काउंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, विद प्रूफ्स जाते हैं और आप बात करते हैं, फौरी तौर पर वो बयानिया चेंज होता है, उसको आप टाइम नहीं देते पलने का, बड़े होने का। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो आप देखिएगा उनको हर जगह वो एक अपना बहुत लीनियंट सा सॉफ्ट बयान देते हैं, लेकिन जहाँ सिंतास मुआहदे की बात आती है, जहाँ सिंध का पानी रोकने की बात आती है, वहाँ पर बिलावल भुट्टो एकदम एग्रेसिव होकर जो है ना बिल्कुल अपना सॉलिड बयान देते हैं, ताकि जो है ना इससे किसी भी तरह से हमारे पानी रोकने पर अगर कोई भी हमें धमकी देता है तो उसको हम मौसर जवाब दें। बिल्कुल ऐसा ही। और सिंध के सीनियर वजीर की भी बात कर लेते हैं। जब सीनियर वजीर का नाम आता है सिंध के, तो शर्जील इनाम मेमन का नाम आता है, तो शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। भाई क्यों कड़ी तनकीद है ये भी बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है और इसकी सियासत सियासी हक़ तलफियों पर मबनी है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा गर्जे बरसे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, ये भी कहा, और अगर हमने बल्दियाती इदारों की बात की है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। शर्जील इनाम मेमन साहब इस वक्त बड़े एक्टिव हैं, बड़ी चीज़ों के अंदर कमेंट करते हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा आइन के खिलाफ है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में आवाम को उनका बुनियादी हक दिलवाना कोई जुर्म नहीं है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। शर्जील मेमन ने कहा है कि पंजाब में हमारी भरपूर सियासी मौजूदगी है, हमारे कारकुनान आज भी गली मोहल्लों में आवाम के साथ खड़े हैं, और ये भी कहा इन्होंने कि अगर वो पंजाब के मैंडेट के दावेदार है तो फिर बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। हाँ, क्यों नहीं करवाती बल्दियाती इंतखाबात? ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो गेम है और एक पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि कराची के अंदर भी कई अरसे तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था यहाँ पर, और वो उस एडमिनिस्ट्रेटर ने काफी अरसे तक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठाया जाता है, इलेक्ट नहीं होता। अगर ये सब डिवीजन वाइज मसले हल हों और बल्दियाती इंतखाबात हों और बल्दिया की भी इंतजामिया आए तो इससे काफ़ी मसाइल हल होंगे। और कराची इतना बड़ा मेगा सिटी है, इसके इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो फिर
यहाँ पर बल्दियाती अगर निज़ाम ना हो तो ये तो बहुत गलत होगा। ये बात तो सही कह रहे हैं शर्जील इनाम मेमन के यहाँ पर। शर्जील इनाम मेमन साहब अगर कुछ बात करते हैं तो उनसे भी तगड़ी एक खातून है, मतलब आप यू जस्ट वो तो बस जैसी मुंह खोलती हैं तो लगता है कि कुछ ऐसी ही बात मतलब होगी। आपने कोई बात करनी है और वो खातून ने उसका जवाब तैयार रखा हुआ होता है, वो फौरन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और गुस्सा तो ज्यादातर ये आता है कि जब ये मॉर्निंग शो चल रहा होता है 10 से 12 लाइव मॉर्निंग शो चल रहा होता है तो मोहतरमा की लाइव कॉन्फ्रेंस आती है, वो ऑब्वियसली लाइव कॉन्फ्रेंस दिखाना बहुत जरूरी है, उसमें वो जवाब एक्टिव हो जाती हैं और ऐसी बयानबाजी ऐसे जुमले नाउ यू ऑटोमेटिकली गेट दैट के किसकी बात करें हम। उनका कहना यह है कि मुतकब्बिर और गुरूर से भरे वो लोग हैं जो 2 टर्म और 3 टर्म से इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कारकर्दगी जीरो है। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने जलने के लिए जो है वो और खुड़ने के लिए जो है और बयानबाजी का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा काम करके दिखाएं। ये खातून है वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी शराइबा, जिन्होंने शर्जील इनाम मेमन के बयान पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दे दिया। और रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और मरियम नवाज की आरज़ी और इंकिसारी ही उनकी मकबूलियत की वजह है, नो डाउट। मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं और ये बात तो है कि जो उन्होंने पंजाब में काम किया है उसके हम सब मोतरफ हैं। और उस्मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा है कि आपके बकौल सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो चले शाबाश, अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची नहीं कचराची है ये, और इसमें बड़ी बेज़ाब्तियाँ होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर, तो मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन ने जो कहा है बल्दियाती इंतखाबात की बात, तो जब तक कि वो इंतखाबात नहीं होते और ये बल्दिया का काम, तो ये कचरा उठाना ये सब भी तो बल्दिया का और मतलब ये सारा निज़ाम भी तो वही सब बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। अब पंजाब के वारिस कौन है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि शर्जील साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि किसी एक पार्टी से क्यों मंसूब कर रहे हैं आप। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब तो आपके दिमाग में दिल में ऑटोमेटिकली नून लीग क्यों आती है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। इफ़ यू कंपेयर मरियम नवाज साहिबा टू मुराद अली शाह साहब, आई डोंट सी हिम एनीवेयर के मुराद अली शाह साहब इतना ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं या कोई ऐसी स्कीमें नहीं आ रही हैं सिंध हुकूमत की तरफ से जो पंजाब की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, तो हम कोई बाइश हो के नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ बैठे होते हैं, हम यहाँ पर आपको बता रहे होते हैं खबरें, तो हमें ये पता होता है कि अगर 4 जगहों पर मरियम नवाज साहिबा गई हैं तो उन 4 हफ्तों के अंदर मुझे मुराद अली शाह साहब नज़र नहीं आ रहे होते हैं। बहरहाल इसी के ऊपर उन्होंने बात कहा कि पंजाब में पहले भी हम मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग नून ही लेकर आई और इंशाल्लाह अब भी हम ही बनाएंगे। भाई देखें, आप ये नहीं भूल सकते 10 साल तक जो साहब इस वक्त वजीर आज़म है उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी संभाली, यानी कि वज़ीर आला पंजाब थे, और उनकी खासियत ये थी कि वो पानी में भी उतर जाया करते थे, वो सैलाब जब आता था, बाढ़ आती थी, उधर भी चले जाया करते थे, वो कोई हादसा सानिया होता था तो वो उसको भी टेकअप करते थे। 10 साल गुड गवर्नेंस का उनको खिताब दिया गया पंजाब के अंदर। ऐसे नहीं पंजाब के अंदर अगर आज भी आप जाते हैं, मुझे ये याद है बुज़दार साहब के लिए बताना पड़ता था कि एक गाँव के अंदर एक सहाफ़ी गया, उसने पूछा अम्मा आप बुज़दार को जानती हैं? तो उसने बोला ये कौन है? बोले ये बुज़दार है, ये वही है। आप देखें जुमला सुने, उसने सहाफ़ी ने कहा बुज़दार, उसने पूछा कौन है ये? तो सहाफ़ी ने कहा बुज़दार ये वही है जो पहले शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे। मतलब बताने के लिए भी आपको औहदा बताने के लिए नाम लेना पड़ा। तो वो खैर वो तो बुज़दार साहब तो कम्पीट इन पंजाब डमी वज़ीर आला एक तरह मतलब से सिंध के अंदर मैं आपको अभी अगर बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं, एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर बैठकर कभी सुकून से बात करें। लेकिन सिंध के अंदर एक चीज अगर आप बेहतर कर लेना, जो बैड गवर्नेंस है इसको आप जरा सा कंट्रोल कर लें, एवरीथिंग विल बी और वुड बी कंट्रोल्ड। हाँ बिल्कुल, वरना वही अच्छी क़यादत की कोई कमी नहीं है। क़यादत अच्छी है, डेलीगेशन अच्छा है। शर्जील इनाम मेमन साहब खुद बहुत एक्टिव हैं, मुराद अली शाह साहब खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। फिर आपके इंतजामी उमूर जो हैं वो जो आपके नीचे अमला है ना, आप जरा सा उसको मॉनिटर कर लें, चेक एंड बैलेंस कर लें। आपसे अच्छा सूबा किसी के पास नहीं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत ने कहा है कि ये दिन बच्चों को मुशक्क़त और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है।
बिल्कुल, बच्चों से मुशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है, जबकि हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन भी मंजूर किए हैं। और ये क़वानीन कब लागू होते हैं ये नहीं मुझे पता। बिलाल, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, मेरे घर में भी हैं, तो हम जब उन बच्चों को देखते हैं, उनके जो ग्रोइंग एज जब हम उनको देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से इतने मासूम होते हैं। अभी तो उनको से खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन अगर उनको हम देखें कि किसी चाइल्ड लेबर पर लगाए तो हमारा ये दिल कभी तस्लीम करेगा। अफशीन, अभी आज हम उसी पे बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट लॉ, इट डज एग्जिस्ट, है, मौजूद है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसकी भी चीजों को, वो फैक्टर्स भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जबकि जो मुतासिरा बच्चों की बहाली होती है और देखभाल के लिए मौसर निज़ाम और सर्विस यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। नासिर जरदारी ने स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया है कि वो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दाम करें ताकि हर बच्चे को एक महफूज, तालीम याफ्ता और रोशन मुस्तक़बिल मिल सके। ठीक है, बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है, जबकि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की भी अशद ज़रूरत है। और चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चे न सिर्फ जिनसी और जहनी तशद्दुद का शिकार होते हैं, बल्कि इनसे उनकी तालीम का हक भी छीन लिया जाता है और उन्हें इनके बचपन से महरूम कर दिया जाता है, जो कि 100% दुरुस्त है। उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, उनकी तालीम का हक उनसे छीन लिया जाता है। इससे बढ़कर और उनके साथ क्या ज्यादती हो सकती है? जरा फिर से जंग की तरफ आपको कुछ खबरें बिल्कुल, अब इंटरनेशनल महाज की बात कर ली जाए। जंगें फिर से छिड़ना शुरू हो गई हैं, अभी काफी गर्मा गर्मी है। हाँ, बिल्कुल। अगर ईरानी वजीर दिफा की बात करें, अजीज नासिर ज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी भी दे दी है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका से जौहरी मुआहदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खिते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। बिल्कुल यही, और आगे भी बता दिया, उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मज़बूत नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वर्स्ट, क्योंकि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा होंगे। अच्छा, यानी कि वो रिटेलिएट करने की डायरेक्ट धमकी नहीं, बल्कि बिल्कुल सुपर एक्टिव, बाज़ाब्ता बता दिया उन्होंने कहा है कि हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। हाँ, अमेरिका की अगर बात करें, आप देखें तो इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, कैसे हुआ था, अब ये इराक है, ईरान है, दे हैव बीन देयर। मतलब जब हम बचपन में होते थे, बच्चे होते तब हम सुना करते थे अमेरिका यहाँ पर है। जब हमारे वालिद साहब जवान होते तब भी हमें पता था अमेरिका इस खित्ते में यहाँ पर है। अब अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा कर रही है कि बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, बेड़ा गर्क कर दिया इस वक्त सिस्टम का, स्टे आउट ऑफ दिस वॉर। और अब ये आपकी वॉर नहीं है, आप हट जाइए यहाँ से। मिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर, बल्कि मिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो आप इसमें खर्च कर चुके हैं, मिला आपको कुछ भी नहीं है। इसी तरह आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल खबरों को भी शामिल कर लेते हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद कर दिया। अच्छा, गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जुमेरात को इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक ओपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई और सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ जबकि 53 ने इसके हक में वोट दिया। बिल्कुल, इसराइली अखबार के मुताबिक ओपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। ठीक है जी, तहलील किए जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसराइल की अगर बात कर लें तो इसराइल का अभी कल हम एक चीज़ जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा। डिस्कशन का हिस्सा था कि गजा के अंदर जो लोग हैं ना, इतने मुश्किल हालात हैं। यू जस्ट इमेजिन कि उनके रवाबित हैं व्हाट्सएप के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन वो कैसे हैं कि वो एक मैसेज करते हैं, कहीं थोड़े बहुत सिग्नल आ जाते हैं, उसके भी चार्जेस लिए जा रहे हैं उनसे, और फिर मोबाइल चार्जिंग की उनके पास क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चार्जर्स नहीं है, तो वो एक छोटा सा पॉइंट बना वहाँ पर जाते हैं जिसकी मद में वो भारी रकूम देते हैं। और अब हमने एक तरीका फाइंड आउट कर लिया है कि जो फ़लस्तीनी वहाँ पर लोग हैं उनकी मदद कैसे करनी है। और आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज दिस, क्योंकि इफ़ आई डिस्क्लोज दिस मे बी वो उसको भी जो है वो कॉटन ऑफ कर दें, बट वी हैव फाउंड इट। और इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल सतह पर मिस्र के ज़रिए और दूसरे जो ममालिक हैं, जॉर्डन है, वो बड़े हेल्पफुल हैं इसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ऐसे ममालिक को सल्यूट है जो इन मुश्किल हालात में गजा के लिए कुछ तो कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं, मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास
करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें सिर्फ रखी हुई हैं, उनको खुद नहीं पता, और वहां पर वो एक डबल रोटी के टुकड़े के लिए बच्चे और बूढ़े और जो खवातीन है वो तरस रही हैं। इतना बड़ा मजमा मैंने देखा सिर्फ रोटी के लिए वो लोग जमाते एक जगह। मतलब आप क्या जेनोसाइड करेंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करेंगे? मतलब इंसानियत आजकल के दौर में तो जैसे जैसे हम एडवांस होते जाते हैं, हमें तो चाहिए ना कि हम और ज़्यादा इंसानी मसावत और हमदर्दी के तहत तमाम ये फैसले करें, बजाय इसके कि इसराइल एक इतना जारे मुल्क बना हुआ है कि वो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? जब हम इसराइल को देखते हैं तो चलो वो तो है ही ना, मतलब ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने शायद अजाब बना के भेजा हुआ है, लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? अच्छा, मजे की बात ये है अफशीन, बहुत अच्छा आपने टॉपिक रेज किया व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। अब अमेरिका के साथ एक बड़ा मसला आ गया है। अमेरिकन जो इस वक्त आवाम है ना, वो ये तासुर ले बैठी है, उनको ये समझ आने लगा है और उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका को शायद इजराइल चलाता है। तो वो इस चीज पर सीख पाए, एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहां पर प्रोटेस्ट फुल ऑन होता है कि आप इजराइल की सपोर्ट में किस हद तक निकल रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर पूरी इकोनॉमी तबाह कर ली होती है। तो बहरहाल अब ये भी मिथ और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं कि इजराइल का जो होल्ड था अमेरिका के ऊपर, तो ट्रंप इस वक्त बड़ी मुश्किल के अंदर है कि आप ख़ुद को डिफ़ाइन करते करते थक गए लेकिन नहीं कर पा रहे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और इस दिन के ऊपर हम बच्चों से जो मशक्क़त कराई जाती है यानी कि चाइल्ड लेबर, उसका डे मनाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, पूरे हमारी जो व्यूअरशिप है, कि हम अभी चाइल्ड लेबर पर तो बात कर रहे हैं। कल मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, एक ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो नुमाइंदगी करते हैं पूरी अपनी कम्युनिटी की। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर क्यों नहीं बात करते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ I've made a promise to her कि आप जो है वो बैठे मेरे साथ और हम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पे बात करेंगे। बहुत ही एडल्ट टॉपिक होगा लेकिन हम उस पर वो वक्त भी चला देंगे। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून और इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर। एक तरह से चाइल्ड लेबर ही है ना। यस और यस, ये चाइल्ड स्लेवरी है या फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इज वेरी 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 हार्ड टॉपिक, बट वी गोना डिस्कस वेरी सून एज सून एज वी गेट द परमिशन। लेकिन ये कि जब तक कि हमें इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, अपने अवाम तक के इसके शऊर को उजागर नहीं करेंगे, किस तरह से उस पिसे हुए तबके की मदद हो सके। एक छोटा सा ब्रेक है, स्टे विद अस।